जम्मू कश्मीर में आज एक नई डेवलपमेंट हुई है जिस ग्रोथ को आने वाला समय जो है एक इतिहास रचा जाएगा। डिलिमिटेशन कमीशन ने प्रपोज किया है कि जम्मू रीजन की 6 सीटों को बढ़ाया जाएगा और कश्मीर में 1 सीट को बढ़ाया जाएगा। आखिर आने वाले भविष्य में इसका क्या स्वरूप होगा और किस तरह से जनता के ऊपर ये इंप्रेशन दे सकता है, इसी विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ बीजेपी के चीफ स्पोक्स पर्सन एडवोकेट सुनील सेठी जी जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले बीजेपी का क्या पक्ष है, किस तरह से देखती है, वेलकम स्टेप है जिस तरह से जो डिलिमिटेशन कमीशन की जो सिफारिशें आई हैं? देखिए, लास्ट जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज हुई थी जम्मू कश्मीर में वो 1994-95 में हुई थी। जी। और उस वक़्त जो सीटें दी गई थी जम्मू रीजन को वो काफ़ी कम थी उससे जो कि जम्मू रीजन डिज़र्व करता था लीगली। जो लीगली जितनी मिलनी चाहिए थी उससे काफ़ी कम जो है सीटें वो जम्मू को दी गई। जी। जो पैरामीटर्स होते हैं डिलिमिटेशन के, वो पैरामीटर में पॉपुलेशन सिर्फ एक फैक्टर होता है, फिर एरिया दूसरा फैक्टर होता है, और एरिया में टोपोग्राफी भी आती है, कंटूर्स भी आते हैं, सब कुछ होता है। फिर तीसरा फैक्टर होता है कि कम्युनिकेशंस, वो, और तो चौथा होता है कन्वीनियंस कि कितनी फैसिलिटीज़ वगैरह अवेलेबल है। तो ये चारों के चारों फैक्टर्स मिला के डिसाइड करते हैं कि डिलिमिटेशन में जो है वो कितनी सीटें किस एरिया को मिलेंगी। कानूनी तौर पे उस टाइम पे भी जम्मू की सीटें जो हैं वो कश्मीर के बराबर होनी चाहिए थी ऑलमोस्ट। अगर कश्मीर की पॉपुलेशन का फिगर जो है वो थोड़ी ज़्यादा थी जम्मू से, तो बाकी एरियाज़ में जम्मू जो है उसकी काफ़ी आगे बढ़नी चाहिए थी सीटें उस हिसाब से, क्योंकि बाकी एरियाज़ में जम्मू स्कोर करता था। लेकिन पिछले 70 साल से जम्मू को तो इंसाफ मिला नहीं। अब इस पर जब डिलिमिटेशन होती है तो ये कहना कि ये कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रेशर है उसकी वजह से डिलिमिटेशन हो रही है, ये सियासी बयान है। असल में ये हुआ कि आज से पहले जितनी डिलिमिटेशन हुई वो सारी की सारी सियासी प्रेशर्स में हुई। ये पहली डिलिमिटेशन है कि जो सियासी प्रेशर के बगैर हो रही है, और जब सियासी प्रेशर के बगैर डिलिमिटेशन हुई तो जम्मू को इंसाफ मिलना ही था। अब अगर कोई ये कहता है कि 7 में से 6 सीटें जो है वो जम्मू को मिल गई और 1 श्रीनगर को मिल गई, 1 कश्मीर को मिल गई, वैसी बात नहीं है। ये बंटवारा 7 सीटों का नहीं था, ये बंटवारा 90 सीटों का था। उस 90 सीटों में से जम्मू को जो है 43 मिलती हैं और कश्मीर को अभी भी 47 मिलती हैं। तो जो इंसाफ होना चाहिए, अब क्योंकि ये 2011 के सेंसस के ऊपर है, तो जो 2011 का सेंसस जो इन्फ्लेटेड सेंसस है उसके ऊपर जो इंसाफ जम्मू को मिलना चाहिए वो मिला है, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन इसके साथ भारतीय जनता पार्टी ये भी ज़रूर कहना चाहेगी कि 2011 का सेंसस जो है वो कोई करेक्ट सेंसस नहीं है। उसमें फिगर्स जो है वो इन्फ्लेटेड फिगर्स हैं। देखिए, जम्मू और कश्मीर की अनुपात को अगर आप देखते हो तो कश्मीर का बताया जाता है कि 15 लाख से ज़्यादा वोट है जम्मू से, लेकिन जब पार्लियामेंट्री इलेक्शंस की बात करते हो तो वोटर्स अगर आप देखते हो तो कश्मीर के वोटर्स जो है वो तकरीबन 2 लाख कुछ हज़ार हैं जो जम्मू से ज़्यादा है। अगर पॉपुलेशन में फ़र्क 15 लाख है तो फिर वोटर का फ़र्क भी उतना ही होना चाहिए। लेकिन वोटर का फ़र्क जो है वो तो 2.5 लाख के या 2.5 और 3 के बीच में आता है। क्यों होता है? क्योंकि वोटर के लिए आपको पूरी की पूरी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करनी पड़ती है, वो लोग हैं जिन्होंने वोट डालना है। नॉन वोटर पॉपुलेशन जो है वो इतनी ज़्यादा क्रिएट कर देना वो इसीलिए था कि इन्फ्लेटेड फिगर्स थी, ताकि कश्मीर को सीटें भी ज़्यादा मिलें, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड्स आते थे वो भी कश्मीर में ज़्यादा जाएं, जितनी स्कीम्स आती थी वो भी श्रीनगर में ज़्यादा जाएं क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा थी। हमें ये लगता है कि जब 2021 का सेंसस होगा और करेक्ट फिगर्स जो हैं पॉपुलेशन की आएंगी तो उसके 21 के बाद अब जब दोबारा डिलिमिटेशन होगी जम्मू कश्मीर में तो फिर उसमें जम्मू की सीटें जो है वो कश्मीर से कहीं ज़्यादा होंगी। अच्छा, इसके बाद भी डिलिमिटेशन जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस डिलिमिटेशन तो हर सेंसस के बाद होना ही है। हर सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होता ही है। अब डिलिमिटेशन क्योंकि जम्मू कश्मीर में फ्रीज किया हुआ था, 2002 में फैसला किया गया, तकरीबन 30 साल के लिए जो है वो डिलिमिटेशन जो है वो फ्रीज हो गई। अब वो फ्रीजिंग जो है वो ख़त्म होगी क्योंकि जिस कानून के तहत जो है वो फ्रीज हुआ था वो कानून ही अब ख़त्म है। तो अब जब सेंसस होगा तो सेंसस के बाद जो है वो उसकी एक्सरसाइज दोबारा होगी डिलिमिटेशन की। अब जो नया डिलिमिटेशन 2021 के सेंसस के बाद होगा उसकी बेस के ऊपर होगा, उसमें जम्मू की सीटें जो है, हमारा अपना मानना है कि जम्मू की सीटें जो है वो कश्मीर से ज़्यादा होंगी और होनी भी चाहिए। अगर पॉपुलेशन, एरिया, कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन के आधार पे जो है वो सीटें जम्मू को ज़्यादा मिलनी चाहिए, कश्मीर से तो मिलेंगी।
लेकिन आज 2011 के सेंसस के हिसाब से भी जम्मू को 43, कश्मीर को 47। हमें लगता है कि जम्मू को काफ़ी देर से जो इंसाफ नहीं मिला था वो फाइनली इंसाफ मिला। और आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि ये जो नया असेंबली का इलेक्शन होगा, इसमें जम्मू खित्ते के वो लोग भी वोट डालेंगे जिनको आज तक वोट डालने का राइट नहीं था। वो पॉपुलेशन को भी आपको कंसिडर करना है। आपको वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज़ की पॉपुलेशन को कंसिडर करना है। आपको पीओजेके के रेफ्यूजीज जो रजिस्टर्ड नहीं थे उनको भी कंसिडर करना है। आपको माइग्रेंट जो अनरजिस्टर्ड है, जो अभी रजिस्टर हुए हैं, उनको भी कंसिडर करना है। गुरखा समाज को करना है, वाल्मीकि समाज को करना है, बच्चियां जो जम्मू कश्मीर की बाहर शादीशुदा हैं उनकी फैमिलीज को भी कंसिडर करना है, जो नए डोमिसाइल होल्डर्स हैं उनको भी कंसिडर करना है। तो कुल मिला के अब जम्मू और कश्मीर में पॉपुलेशन का अनुपात में उतना ज़्यादा फर्क है भी नहीं, और जहाँ नया सेंसस होगा तो वो भी नहीं रहेगा। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो हमें लगता है कि ये फाइनली जम्मू को एक सेम्बलेंस ऑफ जस्टिस तो मिला है, कि इंसाफ की बात तो हुई। और आने वाले वक्त में जिस तरह के विकल्प, पॉलिटिकल विकल्प जो है जम्मू कश्मीर में बन रहे हैं, मुझे लगता है कि पहली बार जम्मू की आवाज़ जो है वो उस तरह से सुनी जाएगी जैसे उसको 70 साल से सुनना चाहिए था। सर, आपने बोला कि पहले जो हुआ करती थी डिलिमिटेशन वो पॉलिटिकल प्रेशर में हुआ करती थी, लेकिन इस बार जो डिलिमिटेशन कमीशन की बैठक थी उसमें फारूक अब्दुल्ला खुद शामिल थे और अभी उनकी कोई बड़ा बयानबाजी भी नहीं आई है। तो ये मान लिया जाए कि उनकी एक्सेप्टेंस के बाद ही इस तरह की ये जो चीज़ें हुई हैं, तो ये करिश्मा कैसे हो गया कि जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टी थी वो भी इस पर उन्हें कोई आपत्ति दर्ज नहीं? देखें, इनिशियली तो क्योंकि अब अगर आप देखेंगे तो पार्लियामेंट्री जो मेंबर्स होते हैं वो एसोसिएट मेंबर्स होते हैं डिलिमिटेशन कमीशन के। इसके अलावा जो है असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं उनको भी, उनमें से भी 5 जो है इसके मेंबर होने चाहिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोई असेंबली है नहीं, काउंसिल भी नहीं है, तो इसलिए वो तो कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, पार्लियामेंटेरियन की ही रिप्रेजेंटेशन है। पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डिसाइड किया कि हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब उसमें उनका मुद्दा ये था कि ये जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज हो रही है ये 5 अगस्त 2019 के फैसले के बाद हो रही है, उसको हमने चैलेंज किया है, वो फैसला आएगा तो उसके बाद देखेंगे। लेकिन लगता है कि ग्राउंड रियलिटीज़ जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की समझ में आ गई कि देश अब आगे बढ़ चुका है, देश 370 से कहीं आगे बढ़ चुका है, और जो 370 से हम आगे बढ़ चुके हैं, जो 35 से हम आगे बढ़ चुके हैं, वहाँ से वापसी अब पॉसिबिलिटी नहीं है, वहीं वापस नहीं आएगा। जो वक़्त निकल गया, गुजर गया, वो गुजर गया। तो इस रियलिटी को समझते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पार्टिसिपेट किया डिलिमिटेशन के एक्सरसाइज में। और जैसे आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के तीनों मेंबर पार्लियामेंट जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन की मीटिंग में थे, डॉक्टर फारूक साहब जो है वो खुद उस मीटिंग में थे। और जैसा कि मीटिंग से जो खबरें बाहर आई हैं उससे लगता है कि डॉक्टर फारूक साहब जो है वो मुतमईन है, ही इज सेटिस्फाइड कि जो डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज हुई है वो अच्छी एक्सरसाइज हुई है। लेकिन सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस का बैठक में जाना और फारूक साहब का भी लगभग मुतमीन देखा जाना, और दूसरी तरफ से उमर अब्दुल्ला का ये ट्वीट आता है कि वो उनके लिए ये एक्सेप्टेंस नहीं है, तो ऐसे में ये मान लिया जाए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा बीच में। नहीं, मुझे ये लगता है, मैं 2 चीज़ें इसमें देखना चाहता हूँ। देखिए, डॉक्टर फारूक साहब बड़े मेच्योर पॉलिटिशियन हैं, जो कि जिनका कि अपना एक सोचने का तरीका है, और वो एक कोशिश करते हैं कि बाकी रीजन्स को भी साथ लेकिन एस्पिरेशंस को भी साथ लेके चलने की। हालांकि वो लूप साइडेड हमेशा से रहा है, लेकिन वो थोड़ी सी कोशिश करते हैं अपने आप को एक्सेप्टेबल बनाने की सभी रीजन्स में। उमर साहब में वैसी बात नहीं। सो डॉक्टर फारूक की तरफ से ये बयान आना कि ये मुतमईन है डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट के साथ, दैट इज़ एक्सेप्टेंस ऑफ द रियलिटी। डॉक्टर साहब की स्टेटमेंट को उमर साहब की मैचिंग स्टेटमेंट अगर नहीं मिलती तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में जो दरार है उसको साफ करती है कि उमर साहब जो है वो अलग बात करते हैं डॉक्टर साहब से। उमर साहब का ये कहना कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आप ही के मेंबर पार्लियामेंट तो वहाँ पे मीटिंग में बैठे हैं, और अभी तो एक्सेप्टेबल और नॉन एक्सेप्टेबिलिटी की बात ही नहीं है, ये तो ड्राफ्ट रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के बाद आपके मेंबर पार्लियामेंट जो है वो उसमें ऑब्जेक्शंस देंगे, 31 तक उनको राइट है ऑब्जेक्शंस देने का। फिर उसके बाद ये फिर पब्लिक डोमेन में आएगी जहाँ पे हर आदमी को राइट है इसमें ऑब्जेक्शन देने का। तो मुझे, और इसी तरह की मैचिंग स्टेटमेंट्स जो है वो पीडीपी से आती हैं, अपनी पार्टी से आती हैं, पीपल कॉन्फ्रेंस से आती हैं, और बाकी पॉलिटिकल पार्टी से भी आती हैं, खासकर कश्मीर की पार्टी से।
तो ऐसा लगता है कि कश्मीर में एक पॉलिटिकल होड़ शुरू हो गई कि कौन सबसे ज़्यादा कहेगा कि कश्मीर के साथ बेइंसाफ़ी हो रही है और जम्मू को जो है वो ज़्यादा मिल गया। ये आपस में इनका कंपटीशन है। इनको लगता है कि इस तरह का कंपटीशन करने से शायद कश्मीर का जो वोटर्स हैं वो इनको वोट दे देंगे, जो कि एब्सोल्युटली इनकरेक्ट एप्रिसिएशन है। ऐसा नहीं होने वाला है। आम कश्मीरी को जम्मू के नागरिक को अगर अधिकार मिलते हैं जिसका वो हकदार है, तो आम कश्मीरी को उसमें कोई एतराज़ नहीं है। ये पॉलिटिशियंस के बिछाए हुए जाल है। और उमर साहब की जो स्टेटमेंट है वो भी इसलिए है कि उनको लगता है कि अगर वो ये बात न कहें तो ये नहीं हो कि कोई पीडीपी या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो कश्मीर बेस्ड हैं वो कुछ ज़्यादा बेनिफिट ले लें, ये कह के पोलराइजेशन करके कि जम्मू को कुछ ज़्यादा मिल गया और कश्मीर को कम मिला है। तो ये सियासी बयानबाजी है। असल बात ये है कि डिलिमिटेशन कमीशन ने आके सबको सुना और सभी उसके पास गए भी। जितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी सभी ने पार्टिसिपेट किया डिलिमिटेशन कमीशन के पास, जितनी भी डेलिब्रेशंस हुई। और नॉन पॉलिटिकल पार्टीज को भी, सोशल ग्रुप्स को भी, हर किसी को बुलाया। सबको सुनने के बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव जो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट जो सामने आती है, मुझे लगता है कि इट शुड बी एक्सेप्टेबल टू एवरीबॉडी। और एक नए जम्मू कश्मीर के निर्माण की तरफ हम सबको जो है वो अपने कंट्रीब्यूशंस देनी चाहिए। ऐसा जम्मू कश्मीर जो मजबूत होगा, जो मजबूती के साथ मिलिटेंसी से भी लड़ेगा और खुद भी अपने आप को आगे बढ़ाएगा। सर, इस कमीशन की रिपोर्ट में एसटी कम्युनिटी को 9 सीटें रिजर्व करने का प्रावधान रखा गया और एससी को 7 सीटें देने का, लेकिन ओबीसी को फिर दरकिनार किया गया है। आपको लगता है उनको भी एक उनके लिए भी सोचा जाना चाहिए? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनली रिजर्वेशन जो अवेलेबल है वो एससी और एसटी कम्युनिटी को है। और एससी कम्युनिटी को क्योंकि पहले रिजर्वेशन थी, पहले भी रिजर्वेशन थी सीटों में, एसटी कम्युनिटी को यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं थी। एसटी कम्युनिटी को रिजर्वेशन देना जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। तो जम्मू कश्मीर में पहली बार जो है वो एसटी कम्युनिटी को रिजर्वेशन दी गई। हालांकि उसके ऊपर बयानबाजी जो है वो कश्मीर बेस्ड पार्टीज़ की होती है कि आप लोगों को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हो। मैं समझता नहीं हूँ कि डिवाइड कैसे होंगे। अगर एसटी कम्युनिटी के लोगों को इंसाफ मिल रहा है, उनको हक मिल रहा है, तो इसमें किसी को क्या एतराज़ होना चाहिए। इनमें वही लोग एतराज़ करेंगे जो एसटी कम्युनिटी के दोस्त नहीं हैं, दुश्मन हैं। और जहाँ तक बाकी कम्युनिटीज़ की बात है, तो ऐसा प्रावधान आज नहीं है। इसके बारे में सोचा ज़रूर जा सकता है। अभी तो ओबीसी की डिटर्मिनेशन जो है वो जम्मू कश्मीर में होगी। वो एक कमीशन जो है, बैकवर्ड कमीशन जो है वो बैठा हुआ है। अभी वो आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी कम्युनिटीज़ जो है वो ओबीसी में आती हैं, बाकी बेनिफिट्स देने की आती है। क्योंकि उसके बारे में आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री में जैसे हमारे यहाँ आरबीए में रिजर्वेशन है, बाकी पूरे कंट्री में आरबीए की रिजर्वेशन नहीं है। यहाँ पे एएलसी की रिजर्वेशन है, बाकी कंट्री में एएलसी की रिजर्वेशन नहीं है। बाकी पूरे कंट्री में रिजर्वेशन जो है वो ओबीसीज की है। लेकिन हम 4% ओबीसी को दे रहे हैं, तो उससे फिर कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है कि अगर एक तरफ से हम रिकॉग्नाइजेशन उनको दे रहे हैं, दूसरी तरफ से यदि उन्हें हम दरकिनार कर दें। देखिए, ऐसे तो फिर आप आरबीए की भी रिजर्वेशन की बात करिए, उसमें असेंबली में एएलसी की बात करिए, वैसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोवाइड करता है अभी, वो एससी और एसटी की रिजर्वेशन के लिए प्रोवाइड करता है। बाकियों के बारे में जो है वो कोशिश की जाएगी, कार्यरत होंगे, वो देखते हैं। जब तक नहीं होता है तब तक पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उसी हिसाब से काम करती हैं कि ओबीसीज और उसको रिप्रेजेंटेशन जो है देने के लिए कैंडिडेट वैसे जो है वो किए जा सकते हैं। सर, एक और है कि भाजपा के आला नेता ये बयानबाजी दे रहे हैं कि पहले चुनाव होंगे, उसके बाद जो स्टेटहुड जो है वो वापस दिया जाएगा। यदि स्टेटहुड चुनावों के बाद दिया जाना तो फिर डिलिमिटेशन रिपोर्ट का क्या औचित्य रह जाता है? फिर अगर यदि डिलिमिटेशन रिपोर्ट पहले आई है, असेंबली सीट्स को बनाया जा रहा है, तो उसके बाद चाहिए कि पहले स्टेटहुड मिल जाए, उसके बाद चुनाव करवाए जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज जो है ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद हुई है, उसके अंडर हुई है। और डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज हो रही है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिए। ये एक्सरसाइज ही यूनियन टेरिटरी की लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए है। जब यूनियन टेरिटरी की लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्शन हो जाएंगे तो उसके बाद जो हालात ग्राउंड के ऊपर बनते हैं, उसके बाद ये असेसमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी कि अब यहाँ पे स्टेट को बनाना है या अभी यूनियन टेरिटरी थोड़ी देर के लिए रखना है। दिस डिसीजन हैज़ टू बी टेकन बाय द पार्लियामेंट। ये किसी और के बस में नहीं है। मुझे लगता है कि 5 अगस्त 2019 के ऐतिहासिक फैसले के बाद जिस तेज़ी से हालात जम्मू कश्मीर के बदले हैं और जितना फासला हमने पिछले इस अरसा में किया है, पूरा किया है तकरीबन 2.5 साल में,
और जो गेन्स हमने किए हैं उस गेन्स को जो है वो ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। जो हमने फ़ायदा लिया है, आज तक हम पहुँचे हैं, जो रास्ता तय किया है, वो वापस इस वजह से आ जाए कि कोई स्टेट बनाने में जल्दबाजी है, वैसा नहीं करना चाहिए। कंसोलिडेशन जो है वो गेन्स की ज़रूर होनी चाहिए। ग्राउंड के ऊपर पोजीशन चेंज होगी, ग्राउंड रियलिटीज़ को समझते हुए कि हालात अब जो है वो स्टेबल हो गए हैं और यहाँ पे स्टेट जो है वो बन के एग्जिस्ट कर सकती है, आराम से चल सकती है, लोगों की बेहतरी के लिए काम हो सकते हैं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सिक्योरिटी सिनेरियो जो है वो परमिट करे इस चीज़ को। तो स्टेट की बात जो है उसके बाद होनी चाहिए। बट एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट आई डोंट सी एनी पॉसिबिलिटी और एनी चांस ऑफ कि स्टेट पहले डिक्लेयर हो जाए और असेंबली के इलेक्शन जो है वो बाद में हो। असेंबली के इलेक्शन पहले ही होंगे, गवर्नमेंट यहाँ पे बन जाएगी, उस गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी आने के बाद, स्टेबल गवर्नमेंट बन जाएगी, उसकी स्टेबिलिटी आने के बाद जब हालात काबू में हो, सारा कुछ कंट्रोल में रहेगा, तो उसके बाद स्टेट की बात करें। लेकिन सर, जनता का रुझान जो है वो भाजपा के काफ़ी विपरीत चलता है। काफ़ी गुस्सा जो है वो जनता का है। हाल ही में जो पीडीडी एम्प्लॉयज़ प्रोटेस्ट पर है, पिछले 3 दिनों से लोगों को बिजली के बिना रहना पड़ा, और गुस्सा साफ तौर से बाकी पार्टियों के अलावा उन्हें बीजेपी पर ज़्यादा है, क्योंकि उनका भी ये मानना है कि यदि पीडीडी एम्प्लॉयज़ आज यूटी के तहत प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले भी बीजेपी की सरकार थी 5 साल, मौका बीजेपी को भी मिला कि उनकी जो समस्याएं हैं उन्हें दरकिनार किया जाए, लेकिन उसके बावजूद आज ये प्रोटेस्ट जो है वो इस हद तक पहुंच चुका है। तो बीजेपी को कितना आप कसूरवार मानते हैं, और जो प्रेजेंट सिनेरियो, जो लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, उसके लिए बीजेपी क्या कुछ एफर्ट्स लगा रही है, क्योंकि कोई नेता सामने आते दिखा भी नहीं है इस पर? देखिए, जो पीडीडी के एम्प्लॉइज़ ने एजिटेशन की है, हमारे को इसको दो तरीके से देखना पड़ेगा। एक तो ये है कि उनकी डिमांड क्या जस्टिफाइड है या अनजस्टिफाइड है, या उसकी क्या सोल्यूशन होनी चाहिए, एक चीज़ है। दूसरी बात कि क्या इस तरह की एजिटेशन जो है वो एसेंशियल सर्विसेज में हो सकती है। जी। मेरा ये मानना है कि एसेंशियल सर्विसेज के लोगों को स्ट्राइक पे जाने का हक नहीं है, ना ही उनको होना चाहिए। जी। अगर एसेंशियल सर्विसेज वाले हड़ताल करेंगे तो आम आदमी का जीना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, वोंट बी इन अ पोजीशन टू लिव। लाइक पीडीडी की हड़ताल हो गई, बिजली बंद हो गई, तो जो जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो सारी की सारी ठप हो जाती है। और पानी की सप्लाई भी उसके साथ बंद होगी, क्योंकि जब चलेगा नहीं, बिजली नहीं चलेगी, तो पानी के भी सिस्टम जो है वो पूरे का पूरा बंद हो जाएगा। और बिजली की कमी की वजह से कैन यू पीपल अंडरस्टैंड कि किसी के घर में अगर कोई मरीज बीमार है, हर कोई तो हॉस्पिटल में नहीं है, घरों में भी इलाज चलता है, वो मशीनें जो बिजली के ऊपर चलती हैं वो जनरेटर्स पे और इन्वर्टर्स पे नहीं चलेंगी, तो कितने लोगों को नुकसान हो गया, कितनी जानें जा सकती हैं। क्या पीडीडी एम्प्लॉइज ये नहीं समझते हैं कि इससे क्या होना चाहिए? हर समस्या का समाधान जो है वो बैठ के होता है। एसेंशियल सर्विसेज वालों को, चाहे वो पीडीडी के होंगे या पीएचई होंगे या मेडिकल के होंगे या बाकी एसेंशियल सर्विसेज के होंगे, इन लोगों को हड़ताल करने का हक नहीं है, कानूनी तौर के ऊपर भी नहीं है और ना ही होना चाहिए। बट ऑल सेड एंड डन, अगर पीडीडी एम्प्लॉइज की कोई जेन्युइन डिमांड्स हैं तो उसको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आके डिस्कस ज़रूर करना चाहिए। और हम ये ज़रूर कहेंगे गवर्नमेंट को कि जो जेन्युइन डिमांड्स हैं उसके ऊपर बात करने में कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, जो जेन्युइन डिमांड्स हैं उसको मीट करने में भी कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर बदल रहा है। पहले जम्मू कश्मीर में 100 समस्याएं होती थी, पैसे की कमी है, स्कीमें कहाँ से आएंगी। अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा इतना है कि आप लोगों से खर्च भी नहीं हो पा रहा है, वापस जाता है। तो इन हालात में अगर एम्प्लॉइज़ की ये एस्पिरेशंस हैं कि उनकी वो डिमांड्स जो कि कई दशकों से पेंडिंग है, किसी ने फैसला नहीं किया, उसका फैसला अभी हो जाना चाहिए, तो उसको करना चाहिए जहाँ तक दूर हो सके। आज पीडीडी के एम्प्लॉई ये बात कर रहे हैं, कल आपके पीएचई के एम्प्लॉई भी यही बात करेंगे, बाकी भी करेंगे। रेगुलराइजेशन की बात है एम्प्लॉइज़ की, तो हमें लगता है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को एक पॉलिसी जो है वो ज़रूर लेके सामने आनी चाहिए, जिससे कि एम्प्लॉइज़ की रेगुलराइजेशन के मसले को जो है वो जेन्युइनली हल किया जाए। जो तादाद जो है तकरीबन 1 लाख के ऊपर हो गई अब एम्प्लॉइज़ की तादाद, जो कि डेली वेजर्स हैं, वर्क चार्ज है, कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट्स में लगे हुए हैं। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो 15-20 साल से जो है वो चल रहे हैं, उम्मीद के साथ कि कभी हम रेगुलराइज होंगे। अब अगर उस पर चर्चा पे आएंगे कि ये लोग एंटर कैसे किए, इलीगल अपॉइंटमेंट थी, तो इट इज़ टू लेट इन द डे नाउ टू से कि 15 साल या 20 साल या 10 साल के बाद बंदे को कहना कि जब तुम एंटर किए थे तो लीगल तरीके से नहीं था। अब उतने सालों से तो आपने काम लिया ही उनसे, और क्योंकि इतनी पोस्टें जो हैं जिनके ऊपर लोग काम कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे को ज़रूरत भी है उन पोस्टों की। जहाँ पे हो सकता है
ये नहीं होगा कि 1 लाख आदमी को आप एक ही जो है आर्डर से सभी को रेगुलराइज कर दे, लेकिन गवर्नमेंट हैज़ टू कम विथ सम पॉलिसी, जिससे कि फेज्ड मैनर में ही सही ये जो जितने डेली वेजर्स और वर्क चार्ज और कॉन्ट्रैक्चुअल जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, इनको रेगुलराइजेशन करने के लिए हमारे को कोई ना कोई जो है वो एक स्कीम ज़रूर बनानी चाहिए। और उस स्कीम के हिसाब से जब काम शुरू होंगे तो इन लोगों को पता है, मैं अगर एक डेली वेजर हूँ जो पिछले 20 साल से वेट कर रहा हूँ, अब मुझे पता है कि ये स्कीम के हिसाब से या गवर्नमेंट ऑर्डर के हिसाब से मेरा नंबर आज नहीं आता है, 1 साल के बाद आएगा, तो पर्सन विल वेट फॉर 1 ईयर मोर। लेकिन जो डिमांड्स जेन्युइन नहीं हैं उसके ऊपर आई डोंट थिंक दैट द गवर्नमेंट शुड बज। सारी की सारी डिमांड्स जेन्युइन हैं ऐसी बात भी नहीं है, जो डिमांड जेन्युइन नहीं है उसके ऊपर तो गवर्नमेंट बात नहीं मानेगी। अगर प्राइवेटाइजेशन जो है वो पावर की होती है तो उसमें एम्प्लॉइज़ ये कहेंगे कि नहीं, हमको प्राइवेटाइजेशन नहीं करनी है, एम्प्लॉइज़ के हाथ में ही सब कुछ होना चाहिए। ये तो कोई बात बनती नहीं है। आपकी अगर नौकरी जो है वो कायम है, आपकी तनख्वाह जो है वो प्रोटेक्टेड है, तो फिर आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि ये बिलिंग जो है वो आपके मीटर रीडिंग जो है आप करोगे या कोई और करेगा। दैट इज़ फॉर द गवर्नमेंट टू सी कि बिजली की चोरी जम्मू कश्मीर में इतनी जिस लेवल पे होती है, उसको देखते हुए अगर कोई गवर्नमेंट स्टेप्स उठाती है तो हम लोगों को समझना भी चाहिए। और ये एम्प्लॉइज़ जब ये कोई बात करता है, ये सभी में होता है, पॉलिटिकल पार्टीज भी है कि बात अपनी करनी लेकिन कहना है कि जनता की ये डिमांड है। ऐसा नहीं होता है। जनता की डिमांड या जनता के दुख दर्द के बारे में अगर आप बात करते तो फिर इस तरह की हड़ताल जो है वो आप नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी ये ज़रूर कहेगी कि जो जेन्युइन डिमांड्स है एम्प्लॉइज़ की वो ज़रूर पूरी होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये भी कहेगी कि एक रेगुलर प्रोसीजर बनना चाहिए कि जिसमें पीरियडिकली जो है वो सीट क्रिएट होती रहे और लोग एडजस्ट होते रहे। जैसे हम अगर बात करें डेंटिस्ट की, जैसे बात करते हैं तो डेंटिस्ट जो है उनकी पोस्टें निकले हुए काफ़ी देर से जो है होगी, बच्चे जो है वो सड़कों पे हैं, एजिटेशंस भी करते हैं, एडजस्टमेंट नहीं होती। इसी तरह एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं वो भी एडजस्ट नहीं होते। तो ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर होना चाहिए कि पीरियडिकली हर साल हर 6 महीने के बाद जो है वो पोस्टें क्रिएट होती रहे, ताकि बच्चे जो पढ़ लिख के जो है वो बेरोज़गार नहीं बैठे, उनमें से कुछ प्राइवेट सेक्टर में जाएं, लेकिन गवर्नमेंट को भी जो है उनके बारे में प्रावधान जरूर करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है कि जो पीडीडी एम्प्लॉयज़ बैठे हुए हैं उनके पास लगभग हर पार्टी के लीडर्स जो है वो जा रहे हैं, बीजेपी अप्रोच नहीं कर पा रही है, वजूहत या तो बीजेपी रिकॉग्नाइज नहीं कर रही उनकी डिमांड्स को, या देखिए, मैं जैसे आपको मैंने अर्ज किया कि पीडीडी एम्प्लॉइज़ की जितनी जेन्युइन डिमांड्स हैं वो ज़रूर पूरी होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से भी कहता हूँ, बाकी भी हम एडमिनिस्ट्रेशन से बात भी करके कहते हैं, जो सियासी पार्टीज़ इस टाइम पे एजिटेटिंग एम्प्लॉइज़ के पास जाती हैं वो उसमें अपनी सियासत देखने की कोशिश करती हैं। ये एजिटेशन को भड़काना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जो है लोगों को खड़ा करने के लिए, एम्प्लॉइज़ को खड़ा करने की बात करते हैं, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि इस तरह की एजिटेशन के चलने से आम जन जो है वो सफ़र करेगा, उसमें नुकसान होगा, जनता का नुकसान होगा। आप अपने कुछ वोट के लिए, कुछ सियासत के लिए, कुछ बयानबाजी के लिए, अखबारों में सुर्खियां बनाने के लिए जनता की जानो माल से नहीं खेले। मैं ऐसी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ भी, और पीडीडी एम्प्लॉइज़ को भी। वी वांट टू मेक ए रिक्वेस्ट टू देम कि आप अपनी एजिटेशन को छोड़ दीजिए, आपकी जो जेन्युइन डिमांड्स हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको एडमिनिस्ट्रेशन में बात करने के लिए जब ज़रूरत होगी भारतीय जनता पार्टी आपके साथ चलेगी। भारतीय जनता पार्टी आपके साथ पहले भी चली है, और सिर्फ पीडीडी एम्प्लॉई क्यों, बाकी भी जितने डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं जिनके अधिकारों की बात होगी, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है। लेकिन एसेंशियल सर्विसेज में हड़ताल मत करिए, क्योंकि उससे आम जन जो है उसकी जान और माल का नुकसान होने का चांस ज़्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। तो बीजेपी का साफ मानना यह है कि ऐसा नहीं है कि पीडीडी एम्प्लॉयज़ के बिल्कुल खिलाफ है, उनकी जायज़ मांगों के साथ बीजेपी ज़रूर है, लेकिन जहां पर नाजायज़ बात होगी वहां पर आवाज़ जो है वो खिलाफ जो है वो ज़रूर की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ से बीजेपी का एक इंप्रेशन ये भी है कि हालांकि कुछ लोग अभी ये भी सोच रहे हैं कि शायद जम्मू संभाग को 6 सीटें मिलने के बाद और कश्मीर को केवल 1 सीट मिलने के बाद भी जम्मू की आकांक्षाएं पूरी नहीं हो रही। लेकिन जो एक बात मेरी समझ में भी अभी जो ज़रूर आई है कि डिलिमिटेशन मतलब अभी फुल स्टॉप नहीं है, 2021 के सेंसस के बाद एक और डिलिमिटेशन हो सकता है, यानी मौका एक और है जिसमें ये भेदभाव जो है वो शायद आने वाले समय में और खत्म हो सकता है। शायद आने वाले समय में अभी बहुत कुछ ऐसा है जो शायद बीजेपी की नज़रों में ज़रूर दिखाई दे रहा है, लेकिन आम लोगों की नज़रों से वो अभी थोड़ा सा ओझल है। आप जुड़ रहिए व्यू स्टूडियो न्यूज़ के साथ।